मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। और आज आपको लेके चलते हैं कि कुछ हीरो के बारे में जानकारी मैं देता हूँ आपको। डायमंड्स जिसको कहते हैं। हीरे की हीरे का नाम आते ही आंखों में चमक सी आ जाती है, और लोग जिनके पास हीरा होता है, चाहे जो जिसको हीरे मिलने की भी अगर इच्छा होती है, तो तरह तरह के सपने बुनते हैं। जहां हीरा मिलता है लोग कौतूहलवश वहां जाना चाहते हैं, कहानियां सुनते कि आज यहाँ हीरा मिलता था, गड़ा हुआ धन मिला, जहां से हमें एक्साइटमेंट होता है जान के कि आज वहां हीरा मिला है, सोना चांदी सब मिला है। लेकिन ये सारे जो रत्न हैं, कीमती रत्न कहां से आते हैं? धरती से आते हैं। कई जगह माइंस डायमंड के हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे प्राचीन माइंस जो था पन्ना का था, गोलकुंडा का था भारत में। उसी तरह भारत का पूर्वी राज्य है झारखंड, और झारखंड के पास है रांची के पास का क्षेत्र, जहां की ऐतिहासिक तथ्य रहा है कि यहां हीरा मिलता था। और यहां के लोक संगीतों में इसका चर्चा भी है। हीरा कर नागपुर, चांदी कर नागपुर, सोना कर नागपुर, ये गाने में भी शामिल है। तो झारखंड में कहां मिलते थे हीरे, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिली? एक तो मैं जियोलॉजिस्ट हूं, मैं इस पर शोध किया, और एक अफ्रीकन कंपनी है डी बीयर्स, उनके साथ में सर्वे करने निकला। तो मैंने देखा कि ये सारे हीरे जो यहाँ की जो नदियां हैं, शंख नदी वगैरह, वहां जाके हम लोगों ने सर्वे किया तो पाया था जो उसका जो इंडिकेटर मिनरल है गार्नेट, वो वहां पाया गया। उसी तरह हमारे इतिहास में भी यह हीरे मिलने की सूचना है। खासकर शंख नदी में, कोयल नदी में यहाँ हीरे प्राप्त होने की सूचना थी पहले में। यहाँ के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हीरे की पहचान थी। उनके मुकुट में उस वक्त हीरा लगा रहता था। कई जो राइटर्स हैं हमारे, जो पुराने जो फॉरेन से आते थे, विदेशों से आते थे भारत भ्रमण में, उन्होंने उनका भी जो है हीरे का मिलने की सूचना उन्होंने भी दी है कि कितने हजार आदमी यहाँ काम पे लगे रहते थे। तो हीरे कहाँ मिलते थे? झारखंड में पहले भी हीरे मिलते थे। अब तो आज भी लोग सुनते हैं कि लोग नदियों में छानते नजर आते हैं, बालू में, क्योंकि यहाँ हीरे नदियों में प्लेसर डिपॉजिट जिसको हम लोग कहते हैं, बालू में छानने से हीरे मिलते थे। तो झारखंड में हीरे कहाँ कहाँ मिलते थे, आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में देखें। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि पूरे वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चल सके कि हीरे, झारखंड में हीरे की जानकारी और कहाँ कहाँ मिलती थी, इसकी सूचना आपको हो सके। और मुझे लगता है कि आप भी एक्साइटेड होइएगा इन जगहों को देखकर जहां हीरे मिलते थे प्राचीन काल में। खनिज के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश है, जहां विविध प्रकार के खनिज एवं ऊर्जा स्रोत आसपास उपलब्ध हैं। यहाँ का छोटानागपुर पठार, यानी जिसकी राजधानी रांची है, न केवल झारखंड का खनिज एवं ऊर्जा भंडार है, अपितु ये भारतवर्ष का सबसे अधिक खनिज संपदा क्षेत्र है। छोटानागपुर का पठार पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। इसका निर्माण आर्कियन युग से लेकर तृतीय कल्प तक कई चरणों में हुआ। फलस्वरूप इसकी भौमिकीय संरचना के कारण इतने प्रकार के खनिजों की उपस्थिति हो सकी है। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले रत्नों में हीरे का स्थान सर्वोच्च है। यह रत्न अपनी कठोरता, दुर्लभता एवं वर्ण विलास आदि गुणों के कारण अत्यंत मूल्यवान है। संभवतः भारत में पहला हीरा ईसा के जन्म के 800 वर्ष पूर्व प्राप्त किया गया था। बैप्टिस्ट टेवर्नायर एक फ्रांसीसी जोहरी थे, जो हीरे की तलाश में 16वीं शताब्दी में कई बार भारत आए। उन्होंने विस्तार से छोटानागपुर में हीरों के खानों का वर्णन किया। उनके अनुसार उत्तरी कोयल नदी के किनारे एक प्राचीन नगर हुआ करता था, जिसका नाम सीमा या सेमुल अथवा सेमलपुर था। यहाँ पर हीरे की खानें थी। अभी तक यहाँ पर हीरों की स्रोत चट्टानों का पता नहीं चल पाया है। इसके बाद कई लेखकों ने झारखंड में हीरे के खानों का उल्लेख किया है। जॉन हॉल्टन ने 1949 में अपने लेख में कहा है कि अकबर एवं जहांगीर के काल में छोटानागपुर हीरों के लिए प्रसिद्ध था। इससे प्रेरित होकर मुगलों की सेना ने इस प्रांत में चढ़ाई की थी। जहांगीर के शासनकाल के आगमन से नागवंशी राजा दुर्जन साल छोटानागपुर में सत्ता में आए थे। उन्होंने सम्राट अकबर द्वारा तय किराए का भुगतान करने से इनकार किया। जहांगीर ने कोखरा पर हमला करने के लिए इब्राहिम खान, बिहार के राज्यपाल को आदेश दिया। इस आक्रमण का विवरण तुजुके-ई-जहांगीरी, जहांगीर के संस्मरण में उल्लेख मिलता है। आक्रमण के पीछे एक और कारण भी था।
इस क्षेत्र में शंख नदी के बिस्तर में यानी कि उसके सेडिमेंट्री बेड्स में पाया जाने वाला हीरे की अत्यधिक मात्रा में राज्य में प्राकृतिक उपलब्धता और हीरे की एक विशेषज्ञ होने की वजह से राजा दुर्जनशाल को हीरा राजा के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार छोटानागपुर के राजा को वश में करने और मूल्यवान हीरे प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने छोटानागपुर पर आक्रमण करने का फैसला किया। बादशाह के आदेश से इब्राहिम खान ने 1615 ईस्वी में खोखरा के खिलाफ मार्च किया और अपने गुप्तचरों की मदद से आसानी से नागवंशी प्रदेशों में प्रवेश करता गया। राजा दुर्जनशाल के राज में जितने भी हीरे थे सब इब्राहिम खान द्वारा कब्जा कर लिया गया। कर्नल डाल्टन के अनुसार राजा दुर्जनशाल के कारावास 12 साल तक चला। जिस हीरे के चलते दुर्जनशाल की गिरफ्तारी हुई उसे हीरे की पहचान की वजह से उनकी रिहाई हुई। डाल्टन के अनुसार छोटानागपुर के महाराजा के पास उस वक्त काफ़ी महंगा हीरा था। छोटानागपुर के राजा डेरा जो रांची पठार में है नामक स्थान पर शंख नदी पर हीरा दाग नामक झरना है जिसमें कुछ हीरों की प्राप्ति की सूचना थी। हीरा दाग का अर्थ होता है हीरों का स्थान। टेवरनायर ने इस बात का उल्लेख किया है कि उत्तरी कोयल नदी में उस वक्त 8000 लोग हीरों को निकालने में लगे थे। वे लोग उस वक्त नदी को बांधकर हीरों की तलाश करते थे। वे बालू को छान के हीरों को निकालते थे। छोटानागपुर में ज़्यादातर हीरा ब्राह्मणी, शंख तथा कोयल नदियों में मिलते थे। मैं भी कुछ वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका की कंपनी डी बियर्स के साथ गुमला के आगे शंख नदी का भूवैज्ञानिक सर्वे किया था तथा कुछ उत्साहवर्धक प्रमाण भी मिले थे। नदी के बालू में हीरों को इंगित करने वाले मिनरल मिले थे। कुछ वर्ष पहले तक गुमला तथा गारू से लोग आते थे हीरो के बारे में जानकारी लेने। अगर आज भी इन जगहों का विस्तार से भूवैज्ञानिक सर्वे किया जाए तो कुछ परिणाम मिल सकते हैं। यदि पुराने लेखों पर विश्वास किया जाए तो सरकार को चाहिए कि एक बार फिर गांव वालों के सहयोग से हीरो की तलाश शुरू करें, क्योंकि आज भी शंख नदी के किनारे हीरों के खदानों के भग्नावशेष परिलक्षित होते हैं। कभी इन खदानों में हीरों की प्रचुरता थी, किंतु खनन की गतिविधियां 1890 से रुक गई प्रतीत होती हैं। खदानों के भग्नावशेषों से ऐसा लगता है कि हीरे मुख्यतः नदी के बालू से प्राप्त किए जाते थे।